जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर। हमने इससे पहले भी इसी टाइम पे 2 प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे हैं और उससे पहले हमने काफ़ी उस प्लेलिस्ट में आपके पास काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर और काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि हमारा कहाँ का है, ये हमारा कोयम्बटूर का है। कब का है? ये है आपका 1 नवंबर 2020 का। ठीक है, इसको करने के लिए कुल आपको 60 मिनट मिलते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेक्शन, जो कि हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा विच वॉज अशोकाज लास्ट वॉर। अशोका का अंतिम युद्ध कौन था? पहली बात तो अशोका कौन थे? आपको पता है, मौर्य साम्राज्य के सबसे आखिरी शासक अशोका थे, द ग्रेट अशोका जिसको बोल सकते हो। इनकी आखिरी युद्ध की बात हो रही है, तो इनका आखिरी युद्ध था वो था कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर क्या था, मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले बताइए कलिंगा क्या है। कलिंगा एक तरीके से जगह का नाम है। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है, अगर मैं आपकी प्रेजेंट की बात करूँ आज की, तो ये उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के बीच का कुछ हिस्सा था, वहां पे ये पड़ता था कलिंगा। वहां इन्होंने अशोका ने लड़ाई लड़ी थी। अब इनकी आखिरी लड़ाई क्यों हुई थी? इसमें ये जीत तो गए थे, बट इसमें जीतने के बाद उन्होंने देखा कि यार बहुत लोग मारे गए। सिर्फ इनकी साइड से नहीं, सामने वाली साइड से भी और इनकी साइड से बहुत लोग मारे गए। तो उसके बाद से इन्होंने सोचा मैं वॉर छोड़ दूंगा, मैं लड़ना छोड़ दूंगा। तो इस तरह ये उनकी लास्ट वॉर थी। तो कौन सी वॉर है? ये है आपकी कलिंगा वॉर। इसका आंसर क्या है? ए कलिंगा वॉर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरे की बात आती है, सबसे गहरा है आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। अगर इसकी मैं डेप्थ की बात करूँ तो कितनी गहराई है लमसम, तो अगर इसकी एवरेज जो डेप्थ है, अगर मैं इसकी एवरेज डेप्थ की बात करूं तो वो कितनी है? वो है आपकी लगभग लगभग 12,100 फीट। ये इसकी एवरेज डेप्थ है। अब पहली बात तो पैसिफिक ओशन जो आपका प्रशांत महासागर है, कहाँ से कहाँ तक फैला है? अब मैं आपको बताऊं, नॉर्थ से साउथ में आते हैं। तो आर्कटिक से लेकर साउथ में जो आपका साउथर्न ओशियन है, वहां से, मतलब नॉर्थ में आर्कटिक से लेकर, ये आपका मैप में बताऊं मैं, तो यहाँ अगर आपको नॉर्थ की बात करते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की अगर बात करते हो, तो नॉर्थ में ये रिलेटेड है आपके आर्कटिक ओशियन से। ठीक, साउथ में अगर मैं बात करूं तो ये साउथर्न ओशियन से। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं ईस्ट और वेस्ट से, तो ईस्ट में अमेरिका और वेस्ट में एक तरीके से ये जो आपका एशिया का पार्ट पड़ता है, एशिया ऑस्ट्रेलिया, ये वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी, पैसिफिक ओशियन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि है हमारा बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बस्तर भारत के किस राज्य में स्थित? बस्तर आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर राजधानी की बात करूं तो वो क्या है? वो है आपकी रायपुर। ठीक है, अब बस्तर का नाम क्यों है? बस्तर मतलब ऐसा क्या है? बस्तर को दक्षिण का कौशल भी कहा जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जंगल हैं, और जो यहाँ की मतलब ट्राइबल जो कल्चर है, जो इनके आदिवासी समूह का जो कल्चर है, वो बहुत अच्छा है। इसलिए इसको हमारा दक्षिण का कौशल भी कहते हैं। इसका आंसर क्या है हमारा? सी, आपका बस्तर जिला छत्तीसगढ़ राज्य में है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन, जो कि है हमारा विच रिवर इज नोन एज सिंघी खम्भम इन तिब्बत। तिब्बत में किस नदी को सिंघी खम्बन के नाम से जाना जाता है? तो पहली बात तो तिब्बत से कौन सी नदी बह रही है? तो यहाँ पे आज बात आ रही है सिंध की, जिसको आप सिंधु नदी बोलते हो। तिब्बती क्षेत्र के निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। अगर मैं बात करूँ सिंघी कम्बम, तो इसका एक और नाम है, इस नदी का एक और नाम बढ़ता है, वो है आपका शेर का मुंह। वो इसका एक और नाम भी है। तो ये भी अगर याद रखिएगा, अगर आपसे शेर का मुंह पूछ ले किसको बोला जाता है, तो वो भी इसी नदी को बोलते हैं। इसका आंसर क्या है? डी, सिंध इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्या होती है? इंदिरा गांधी कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी गोल्ड कप, जो हमारा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है आपका हॉकी। इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से रिलेटेड है। और अगर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ इंदिरा गांधी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप नहीं, इंदिरा गांधी कप की बात आती है, तो ये रिलेटेड है आपके बॉक्सिंग से। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसी से। तो आप याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी कप बॉक्सिंग से है और इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए, हॉकी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म की, तो हमारे यहाँ दो हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस मतलब होता है राज्यसभा, और लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा। क्या बोला? अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा और लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा। ठीक है, पहले बात आपको ये पता होना चाहिए। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, इनको कौन चुनता है? इनको हम लोग नहीं चुनते, इनको हमारे जो जिनको हमने एमएलए और एमपी चुने हैं वो इनका चुनाव करते हैं। और कुछ
प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग चुनते हैं, हम लोग जो वोट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्वेश्चन पूछा गया कि टेन्योर क्या होता है, मतलब राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 6 साल का। याद रखिएगा सिर्फ राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे, लोकसभा का तो 5 साल का ही होता है, लोकसभा के मेंबर का तो 5 साल ही होता है, उनका तो हर 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पे होता है 6 साल में। अब एक खास बात जो आपको मैं बता देता हूँ, राज्यसभा कभी भी खाली नहीं होता एक साथ, ऐसा नहीं कि एक बार में सारे मेंबर चले गए, ऐसा नहीं होता। जैसे प्रेजेंट बताऊं तो इसमें टोटल 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 245 टोटल होते हैं, जिसमें से 12 को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार में 245 के 245 हट जाए, नहीं, हर क्या होता है, हर 2 साल में इनके 1/3 मेंबर्स का वोट होता है, मतलब चुनाव होता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर चेंज होते हैं। इस तरह से जैसा 6 साल पूरा होता रहेगा, वोटिंग में आएंगे और बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से राज्यसभा में काम होता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा बी, 6 ईयर्स इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन जो कि है हमारा, विच स्पोर्ट इज रिलेटेड टू पेले। पेले का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर आप सबको पता होगा, पहले क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है ये। तो पेले आपके फुटबॉल के एक महानतम खिलाड़ी थे। कहाँ के थे ये? ब्राजीलियन खिलाड़ी थे। कहाँ पे खेलते थे? फॉरवर्ड प्लेस पे खेलते थे, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? बी, फुटबॉल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन जो कि हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक की बात हो रही है, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है आपका वॉशिंगटन में। कब स्टेबलाइज किया गया था? इसको स्टेबलाइज किया गया था 1945 में। अच्छा, रीजन क्या था, क्यों वर्ल्ड बैंक बनाया गया था? इसका एक मेन रीजन ये था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो छोटी कंट्रीज है, तो उनकी हेल्प कर सके, किस लिए? ताकि वो ग्रोथ कर सके, ताकि उनके डेवलपमेंट हो सके, इसलिए एक मेन रीजन था इसको स्टेबलाइज करने का। इसका आंसर क्या है आपका? बी, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, विच प्लेस इज रिलेटेड टू द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857। 1857 में जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत किस स्थान से संबंध है? देखिए आप सबको पता होगा 1857 जो विद्रोह हुआ था, बहुत फेमस विद्रोह हुआ था, कि इसी में एक ऐसा काम हुआ था कि ऐसी चीज हुई थी कि अंदाजा लग गया था कि अंग्रेजों को हम भगा सकते हैं अपने देश से। और इस युद्ध में एक बार के लिए तो अंग्रेज काफी तो पीछे हट भी गए थे, वो तो किसी कारणवश दोबारा हम पे जीत गए थे तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन एक बार के लिए पीछे हट गए थे। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। अब मेरठ में क्या घटना हुई थी, ये सब आपको पता होनी चाहिए। मेरठ में घटना क्या हुई थी? मेरठ में घटना ये हुई थी कि उस टाइम पे मंगल पांडे सिपाही थे ब्रिटिश सरकार में, आप सबको पता है। तो ये अफवाह फैली थी या हकीकत थी, या अभी हमें नहीं पता, मैं नहीं बता सकता इस बात के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये फैला था कि जो जो बंदूकें आ रही हैं उसको चलाने के लिए उनको दांत से कुछ खींचना पड़ता है, जो ऊपर नली से लगी होती है। तो ये फैली थी कि वो गाय और सुअर की चर्बी से बनती है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो ब्रिटिश इंडिया में जो हमारे सिपाही थे वो इंडिया इंडिया के मतलब हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, तो मांस को कैसे हम मुंह लगा दें। तो इसलिए ये हुआ था कि जब मंगल पांडे से बोला गया कि ये करो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, उन्होंने इसको मना कर दिया क्योंकि इस पे गाय और सुअर की चर्बी है। तो इसके कारण उन्होंने क्या करा, मंगल पांडे को उन्होंने फांसी दे दी गई। अब मैं आपको अगर डेट बताता हूँ, तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने मना करा था। मंगल पांडे ने मना किया था कि मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा। तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी, मंगल पांडे को। इसके कारण क्या हुआ, अब विद्रोह फैल गया, लोगों ने पैदल टुकड़ी स्टार्ट कर दी, यात्रा कर दी, भाई हम तो इनके खिलाफ जाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो क्या पता चला, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। रीजन क्या था, मैंने आपको बता दिया, बंदूक वाला जो रीजन था, ये रीजन था, यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? बी, मेरठ इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारे पहले भारतीय का अगर नाम आता है तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको किस लिए मिला था नोबेल पुरस्कार, आपको बताता हूँ। इनको मिला था जो इनका कविता का जो संग्रह था, जिसका नाम क्या था, गीतांजलि, बहुत फेमस है, अगर मौका मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा। गीतांजलि जो इनका कविता का संग्रह था, इसके लिए इनको लिटरेचर में कब दिया था, 1913 में लिटरेचर यानी साहित्य में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। मैं आपको बताता हूँ किसमें दिया था इनको, इनको दिया था लिटरेचर में। इसको क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो साहित्य, इनको साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, किस लिए, गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में।
आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें जितने भी इंडियंस को नोबेल प्राइज मिला है उन सबके उसमें नाम विद डेट और कहाँ मिला किस लिए मिला है वो सब है। तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि हर बार पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो इसका आता ही है कि नोबेल प्राइज किसको पहला मिला, किसको कब मिला, किस लिए मिला। तो ये जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। अगर आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो जो हमारा पुणे का पेपर था प्रीवियस उसमें भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो सेम क्वेश्चन है आ गया, मतलब इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप दोबारा बता दीजिए मुझे क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर है देहरादून। देहरादून में आईएमए का एक तरह से आईएमए लोकेटेड है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 10 दिसंबर 1932 को ये स्टेबलाइज किया गया था। काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए, देहरादून इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन है जो कि है हमारा विच कंट्री सेंट मैन टू द मून फर्स्ट, किस देश ने सबसे पहले मनुष्य को चांद पर भेजा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मनुष्य को, बड़ा याद रखिएगा कि यहाँ पे मनुष्य लिख दिया है। तो इसका आंसर है आपका यूएसए, अमेरिका ने भेजा था। और जिस यान को भेजा था उसका नाम क्या था, मैं आपको उसका नाम बताता हूँ। उस यान का नाम था आपका यूएसए का अपोलो 11। अपोलो 11 वो यान था जो पहले आदमी को लेकर चांद पर गया था। जो आपका यूएसए का अपोलो 11 था ये 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पे उतारने वाले पहले आदमी का मिशन था। ठीक है, मतलब पहला मनुष्य उतरता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला मनुष्य ना पूछ ले, वो पूछे कि कोई भी चीज जो पहली बार चांद पे पहुंची हो, तो उसका आंसर कुछ और है। उसका आंसर क्या है लूना 2। जो आपका ये लूना 2 था ये जो आपका सोवियत संघ था, सोवियत संघ जो था उसने भेजा था लूना 2 को। कब भेजा था इसको, भेजा था इन्होंने 13 सितंबर 1959 में। लेकिन यह मानव निर्मित पहला था, यह पहला मनुष्य नहीं था, यह मानव निर्मित, मतलब मानव निर्मित पहली वस्तु जो चांद पर गई थी। ठीक है, ये चीज अलग क्वेश्चन के लिए बनेगी और ये हमारी इस क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर क्या है डी, यूएसए इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। अगर इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो इसका आंसर है नर्मदा, नर्मदा नदी पर है। बताएं तो ये सेकेंड लार्जेस्ट डैम है हमारा पूरे इंडिया का, सेकेंड लार्जेस्ट डैम, जिसकी जो हाइट है वो लगभग 163 मीटर की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ की तो वो 1210 मीटर की है। इनोग्रेट कब किया गया था इसको इनोग्रेट किया गया था 5 अप्रैल 1961 को, किसके द्वारा, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है ए, नर्मदा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन जो कि हमारा हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। जब हमारा संविधान तैयार हुआ था देश आजाद होने के बाद, तो उस टाइम पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसमें कितने मेंबर थे, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो उसमें जो आपके मेंबर थे वो थे आपके टोटल 7 मेंबर थे। अब उन सातों के नाम भी इंपॉर्टेंट तो है बट आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको फिर भी नाम बता देता हूँ। जो पहला नाम था वो था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दूसरे जो थे वो थे एन गोपाल स्वामी। तीसरे हमारे बी आर अम्बेडकर। फिर आता है के एम मुंशी। फिर मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर और लास्ट में हमारे डी पी खेतान। ये 7 मेंबर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। 30 अगस्त को 30 अगस्त 1947 में इनकी पहली बैठक हुई थी जिसमें इन्होंने अंबेडकर जी को इन्होंने अपना प्रेसिडेंट चुना था। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, सातों के नाम मैंने आपको बता दिए, कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा। और जो अंबेडकर इनके एक मेंबर थे इनको उन्होंने प्रेसिडेंट चुना था। तो इसका आंसर क्या है सी, 7 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन इन विच इंडियन स्टेट इज जोधपुर सिटी लोकेटेड, जोधपुर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जोधपुर हमारे राजस्थान में स्थित है। जोधपुर का बहुत अच्छा नाता है, जोधपुर को पहले ना कैपिटल ऑफ राजपूत, राजपूतों की राजधानी कहा जाता था जैसे। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, राजस्थान इसका आंसर हो गया। यह हमारा पहला सेक्शन जनरल नॉलेज खत्म होता है। दोस्तों, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ से मिलेगा? आप आएंगे studyandupdates.com पे। यहाँ पर आने के बाद अग्निवीर
पीडीएफ में चलेंगे। अग्निवीर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आपको जीडी के, ट्रेडमैन के, नर्सिंग के, सबके उपलब्ध हैं, ठीक है। जैसे मैं चलता हूँ जीडी पर, तो जीडी के लिए हम क्लिक करेंगे अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार से आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे कि आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जिसका भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज में आपको, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ सभी अक्षरों में ये इस प्रकार से उत्तर के साथ लिखा हुआ रहता है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यदि फ़ोन में क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप उस पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ, जो कि है हमारा जनरल साइंस का। तो आइए बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू ग्रो अ प्लांट इन सॉइल इट इज नेसेसरी टू हैव। मिट्टी में पौधा उगाने के लिए क्या होना जरूरी है? बताइए क्या होना चाहिए। पौधे सबसे पहले क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। इसको चाहिए ऑक्सीजन। मिट्टी के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? तो ये सॉइल क्या करता है? सॉइल इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जिस टेम्परेचर में इनको रहना है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ह्यूमस देता है, सेफ्टी देता है। तो इन सब चीज़ों को देने के लिए सॉइल के आसपास ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट जो उसके आसपास जो फैला होगा वहाँ ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो सॉइल दे पाएगा। तो इसका आंसर क्या है? सी, ऑक्सीजन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट मटेरियल इज यूज इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिंपल सा आंसर है इसका पारा, मरकरी। मरकरी का इस्तेमाल करते हैं जब आप थर्मामीटर, जैसे कि आप अपना टेम्परेचर नापते हो, वो उसमें मरकरी होता है। यह एक लौता ऐसा मेटल है जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, मरकरी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ H2O2। H2O2 का सूत्र क्या होगा? H2O2 माने हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो अगर बात करूं H2O, तो ये तो होता है आपका वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे आ गया H2O2, तो ये बन गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो अंतर क्या हुआ? H2O तो पानी होता है, H2O2 क्या होता है? पानी से थोड़ा सा आप इसको चिपचिपा बना दो, मतलब थोड़ा सा हल्का नीला होता है, लेकिन पानी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपा होता है ये, ठीक है। कहाँ यूज होता है? इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट, जैसे किसी चीज़ को साफ सफाई करने में, ऑक्सीडाइजर में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे एंटीसेप्टिक जो क्रीम्स वगैरह होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन, व्हाट आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हुज बॉडीज आर डिफरेंट फ्रॉम देम। एक ही तत्व के परमाणु कौन से हैं जिनके शरीर उनसे भिन्न होते हैं? मीन्स ऐसे क्या है, डेफिनेशन किसकी है? ये आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं। इनमें क्या होता है? इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट इनका जो एटॉमिक मास होता है वो अलग होता है। या अगर मैं और कुछ बोलूँ आपको, तो जो इनके प्रोटॉन्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इनके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये आइसोटोप्स होते हैं। इसका आंसर क्या है आपका? बी, आइसोटोप्स का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा विच इज द लाइटेस्ट गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस की बात आती है तो वो होती है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन के बाद अगर मैं पूछूं सबसे हल्की गैस कौन सी होती है हाइड्रोजन के बाद, तो वो होती है आपकी हीलियम। हीलियम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, हाइड्रोजन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारों के लिए सबसे उपयोगी होता है? आपके घर में बिजली आ रही है, तार के थ्रू आ रही है, वो तार किसकी बनी होती है, मतलब उसके अंदर किसकी होती है वायरिंग? तो वो होती है कॉपर की। कॉपर की ही क्यों, और किसी की क्यों नहीं? देखिए कॉपर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मीन्स ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है सबसे अच्छा। कैसे? कॉपर ही होता है, कॉपर के अलावा कोई नहीं होता। गोल्ड सिल्वर बहुत ज्यादा होते हैं, मगर गोल्ड सिल्वर बहुत महंगे पड़ते हैं। या गोल्ड की वायर आपने सुना है कि कोई गोल्ड की वायर अपने घर में लगा रहा है, सिल्वर की लगा रहा है? नहीं, क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए हम कॉपर की वायर यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, कॉपर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन, जो कि हमारा ब्रोमाइड इज वन। ब्रोमाइड क्या है? अब ब्रोमाइड क्या है आपका? ब्रोमाइड एक आपका नॉन मेटल है। अगर मैं पूछूं ब्रोमाइड का इस तरीके से सिंबल क्या होता है, तो ब्रोमाइड का सिंबल होता है Br। ब्रोमाइड को ऐसे लिखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं? वो लगभग लाई करती हैं क्लोरीन और आयोडीन के बीच में लाई करती हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी, ब्रोमाइड क्या है आपका? एक नॉन मेटल है। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स कॉल्ड।
दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एलॉय, मिश्रित धातु। एलॉय क्या होता है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्टील। स्टील क्या है? स्टील आपका एक एलॉय है। इसमें सिर्फ एक चीज नहीं होती, इसमें आयरन होता है, टिन होता है, निकल होता है, कई चीजें होती हैं, तो इसको बोलते हैं एलॉय। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए। एलॉय इसका आंसर हो गया। लाइक स्टील आपका इज एन एलॉय ऑफ आयरन, टिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? ए। एलॉय इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन, जो कि हमारा सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ लार्ज डैश को पाचन में मदद करती है। सलाइवा की बात आ रही है, तो ये आपके हेल्प करती है फाइबर, जिसको आप फाइबर फाइबर करती है। फाइबर का एक दूसरा नाम भी होता है स्टार्च। फाइबर को आप स्टार्च भी बोलते हो, स्टार्च। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं उसके बारे में बताऊं आपको। तो एक एमिलिस लिक्विड, एक एमिलिस लिक्विड जो होता है वो ये आपको देता है लार के फॉर्म में। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है हमारे मुंह में, जो स्टार्च बनता है उसको तोड़ के शुगर की फॉर्म में करता है, ताकि वो नीचे इजिली डाइजेस्ट हो जाए। इसका आंसर क्या है आपका? बी, फाइबर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन, जो कि हमारा अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड एट। भूकंप की तीव्रता डैश पर मापी जाती है। यहाँ पे अर्थक्वेक इंटेंसिटी बोली है, बहुत अंतर है इस क्वेश्चन में। अर्थक्वेक इंटेंसिटी हमेशा मार्कली स्केल से नापते हैं। अब देखिए मार्कली स्केल क्या है, आपने तो पढ़ा होगा, रिक्टर, आपने रिक्टर स्केल पढ़ा होगा। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने रिक्टर स्केल जरूर पढ़ा होगा। फिर आप इसका आंसर देखते ही रिएक्टर स्केल लेते थे, बट ये रिएक्टर स्केल और हम रिक्टर स्केल पढ़ते थे। रिक्टर स्केल क्या करता था, ये नापता था कि कितनी एनर्जी जनरेट करी है उस अर्थक्वेक ने। ठीक है, मगर जो आपका अर्थक्वेक इंटेंसिटी नापनी है, तीव्रता नापनी है, तो वो आपका मार्कली स्केल नापता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? ए, मार्कली स्केल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन, जो कि हमारा इन विच एनिमल क्लास डू स्नेक्स बिलोंग। सांप किस पशु वर्ग में आते हैं? ये कई सारे वर्ग आपने पढ़े होंगे। तो सांप आते हैं आपके रेप्टाइल्स में, सरीसृप। रेप्टाइल्स क्या होता है, जो आपके रगड़ने वाले, मतलब रेंग के चलने वाले जो जानवर होते हैं उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। सांप किस में आते हैं? आपके रेप्टाइल्स में आते हैं। इसका आंसर क्या है? डी, रेप्टाइल्स इसका आंसर हो गया। अगर मैं पूछूं इनमें से जो चार ये दे रखे हैं आपके, वर्टिब्रे, मैमल, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? तो इन सब में अगर मानूं ना, तो पूरे हमारे अगर अर्थ पे बोलूं तो रेप्टाइल्स इन सब में सबसे ज्यादा होते हैं। कीड़े मकोड़े जो कीड़े बोलते हो, या सांप वगैरह, ये बिच्छू वगैरह, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं। तो इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इनकी। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, रेप्टाइल्स का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी फीमर। फीमर कहाँ की होती है? थाई की हड्डी, जो आपकी जांघ की हड्डी होती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट आपकी बोन होती है ये। इसका आंसर क्या है आपका? सी, फीमर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो वायरस से आपका होता है कोल्ड, सर्दी, जो आपको सर्दी खांसी होती है वो आपका नॉर्मली वायरस से होता है। इसका आंसर क्या है आपका? सी, कोल्ड। कोल्ड कम्युनिकेबल डिजीज है, जो नॉर्मली फैल जाती है। अगर आपको कोल्ड रखा है तो आपके घर में कोई और भी है, अगर वो आपके संपर्क में आता है तो उससे भी उसको फैल सकती है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो कोरोना वगैरह में फैल रहा है, कोविड जो हमारा कोरोना है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, इजिली फैल जाती है। अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में जिसको हो रखा है तो आपको भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई मास्क पहनो, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ये बढ़ रहा है, तो सारे मास्क पहनो। इसका आंसर क्या है? सी, कोल्ड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल ड्यू टू विच ग्लैंड। हमें पूछा गया है कि जो हमारा रक्तचाप होता है किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? तो ये होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उससे होता है। ये क्या करती है, ग्लैंड क्या करती है? ये ग्लैंड हार्मोन जनरेट करती है, जो हमारी इम्यूनिटी, बीपी, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, एड्रिनल ग्लैंड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन, जो कि हमारा वेयर इज द डिजीज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड। रोग प्रतिरोधी पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है मिल्ड्यू, फफूंदी से। अगर मैं पूछूं फफूंदी क्या होती है, अब आप सोचोगे यार फफूंदी क्या होती है, तो मैं आपको बोलूँ, जब खाना खराब हो जाता है, मान लो आपने दाल रखी है घर में और दाल खराब हो गई है, तो उसके ऊपर कुछ सफेद सफेद भर जाता है, आप देखोगे तो सफेद सफेद ऊपर आ जाता है, तो वही आपकी फफूंदी होती है। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, मिल्ड्यू इसका आंसर हो गया। यह हमारा सेकंड पार्ट जनरल साइंस खत्म होता है। सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा मैथमेटिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स 31 क्वेश्चन। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। यदि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो वृत्त की परिधि, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस है 88, 2 का 2, पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7 होती है, और आर हमें निकालना है। सॉल्व करते हैं।
88 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और अपॉन में आएगा 2 इंटू 22। सॉल्व कर लेते हैं। 22 बन जा 22, 22 4 जा 88, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 2 इंटू 7, क्या आंसर आया 14 मीटर इसका आंसर हो गया। तो क्या आंसर है इसका बी, 14 मीटर इसका आंसर हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन जो कि हमारा हमें सॉल्व करना है इसको। क्या है 1/6 प्लस 2/3 प्लस फिर 4/5। कैसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 6, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है आपका 30। 6 के बारे में 30 5 बार में तो 5, 3 में 30 10 बार में 10 दूनी 20, 5 में 30 6 बार में 6 चौक 24, क्या आया 24 और 20 44 और 5 49/30। तो इसका आंसर क्या है आपका ए इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन जो कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इस स्थान भरना है। क्वेश्चन क्या है 3 5 7 स्पेस 11 13, कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो बताओ 7 के बाद 8 छोड़ के 9, फिर 10 फिर 11 फिर 12 छोड़ के 13। तो इसका आंसर क्या है सी 9 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 95 डिग्री। 95 का संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मैं वो भी बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं पूरक कोण, उनका जो सम होता है वो होता है 90 डिग्री। तो हमें क्या पूछा है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 95 बताना है। तो इसको कुछ नहीं करना, 180 में से 95 को माइनस कर दो, आंसर आएगा आपका 85। तो इसका आंसर क्या है आपका सी 85 इसका आंसर हो गया। अगर पूछा जाता सेम क्वेश्चन ऐसी कुछ तरह क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री से तो उसको हम 90 से माइनस कर देते। ठीक, तो इसका आंसर क्या है सी 85 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। एरिया ऑफ सर्कल की बात करी गई है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सर्कमफ्रेंस सर्कल, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो एरिया सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका आंसर क्या है डी पाई आर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा इफ अ ग्रुप ऑफ 84 पर्सन्स टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 17 days, then in how many days can the same work be completed by 190 persons। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 84 व्यक्ति का एक समूह मिलकर एक कार्य को 17 दिन में करता है तो 119 व्यक्ति का समूह उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसको करते हैं करेंगे हम एक्स वाई। 84 लोग इस काम को करते हैं 17 दिन में, अगर मैं लोग बढ़ा दूं 119 कर दूं तो कितने दिन में काम होगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे एक दो तरह से फॉर्मूला होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये चीज क्या होती है, अगर अब मुझे बताओ अगर मैं लोगों को बढ़ाऊंगा तो क्या ये जो दिन है कम होंगे या बढ़ेंगे, सीधी बात है कम होंगे। अगर मैं लोगों को 84 से 119 कर दूंगा तो ये 17 से कम ही होगा। तो इस केस में जो हमें लगाना होता है फॉर्मूला वो होता है 84 को मल्टीप्लाई करो 17 से और 119 को मल्टीप्लाई करो मान लो x से। तो सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू क्या होगी 84 इंटू 17 अपॉन पे 119, 17 जा 17, 17 7 जा 119, 7 1 जा 7, 12 7 जा 84। तो इसका आंसर क्या है 12 मतलब 12 दिन। तो क्या आंसर आया इसका बी 12 दिन इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया, इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, कौन सा मेथड है ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो कभी अगले क्वेश्चन में आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हल करें। क्या है 2750 का 43% और 2990 का 38%, उसको माइनस करना है। तो निकालते हैं 43% और 2750 क्या होता है 43/100 मल्टीप्लाई 2750। इसको हमें माइनस करना है 38/100 इंटू में 2990। ठीक है, क्या आंसर आएगा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये बनेगा आपका 0 से 0 कट जाएगा, ये बनेगा आपका 27.5 मल्टीप्लाई 43। ठीक है, माइनस करना है ऐसे इसको बना लो तो ये बनेगा आपका 29.9 मल्टीप्लाई 38। सॉल्व करिए, अगर सॉल्व करो तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 46.3। इसका आंसर क्या है बी 46.3 इसका आंसर हो गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा सकता हूँ बट आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है तो आप आराम से कर लेना। इसका आंसर क्या है आपका बी 46.3 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन जो कि हमारा इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 300 एंड द डिफरेंस इज 150 देन फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन ये कहता है यदि दो संख्याओं का योग 300 है और अंतर 150 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये कहता है
कि दो संख्याओं का जोड़ है वो है 300, उनका अंतर 150, संख्याएं निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्लस माइनस से कट गया, x और x 2x, आंसर आ गया 450। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 225। y निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, x प्लस वाई बराबर 300 में x की वैल्यू पुट कर दो। तो 300 में से अगर 225 हटाओगे तो आंसर आएगा 75। तो क्या मैच कर गया आंसर ए, 225 और 75 का आंसर हो गया। इतना आसान सा क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा 39वां क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ द 18, 45 एंड 72। क्या करना है हमें, 18, 45 और 72 का HCF निकालना है। HCF निकालना है कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं। पहले तो अगर मैं 18 का करूं सॉल्व, ऐसे फैक्टराइजेशन निकालूं तो 2 में, 9 में, 3 का 3 बार में, 45 का निकालूं तो 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 72 का निकालूं 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। करते हैं इसको, 18 का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 45 का लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, और फिर 72 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या इनमें कॉमन आ रहा है, एक बार 3, एक बार 3, एक बार 3, तो मैंने एक बार 3 लिख लिया, दूसरा 3, दूसरा 3, दूसरा 3। और कुछ कॉमन है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें है तो नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही तो क्या आंसर आया इसका, 3 गुना 3 9, तो इसका आंसर क्या है बी, 9 इसका आंसर हो गया। और भी तरीके हैं HCF निकालने के, जो आसान मेथड था मैंने सबसे ज़्यादा वही बताया, हर क्वेश्चन में ये लग सकता है। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, 9 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 40 क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 13/91। 13/91 का व्युत्क्रम क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे 13/91 का व्युत्क्रम निकालना है तो उसको उल्टा कर दो, 91/13, कटिंग करो, 13 कम 13 13 7 91, क्या आंसर आया 7। तो ए 7 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 41वां क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें क्या कह रखा है, हमें क्वेश्चन कहता है कि भैया जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, निकालना क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्यों, क्योंकि एक बेलन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मतलब पाई के बदले में 22/7, आर के बदले में 7 गुना 7, और एच होता है 15। 7 से 7 कट गया, क्या बचा 22 गुना 15 7 105। सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2310। क्या है ये सेंटीमीटर, तो हमेशा याद रखिएगा सेंटीमीटर पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगती है। इसका आंसर क्या है सी, 2310 का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 42वां क्वेश्चन जो कि हमारा, फाइंड द अमाउंट ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ 2% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹13,000। मीन्स क्वेश्चन कहता है पी की वैल्यू है 13,000 रुपए, आर हो गया 2% और टाइम है 1 साल का। निकालना क्या है अमाउंट, तो पहले ऐसा ही निकालते हैं। फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P की वैल्यू 13,000, आर की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 1 अपॉन पे 100, 2 से 2 जीरो कट गया, क्या बचा 130 दूनी 260। ये क्या है SI, निकालना क्या है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI, मतलब 13,000 में 260 को ऐड करो तो 13,260 रुपए इसका आंसर हो गया। तो क्या आंसर आया इसका सी, 13,260 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 43वां क्वेश्चन जो कि हमारा, 1 फुट इज इक्वल टू कितने इंच, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं। तो इसका आंसर क्या है बी, 12 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 44वां क्वेश्चन जो कि है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.00084। क्या बोला इन्होंने, 0.00084 का वर्गमूल याद करना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात तो थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ मैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 84 अपॉन पे 1 2 3 4 5 है पॉइंट के बाद, तो मैं 5 ना लिख के 4 लिखता हूँ और 1 पॉइंट छोड़ देता हूँ। इसका रीजन, अब अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो एक आसान तरीका है, 8.4 का क्या होता है मैं आपको निकाल के बताता हूँ। इसका तो निकलेगा कितना 100, इसका तो मैंने निकाल दिया। अब 8.4 कैसे निकालेंगे तो वो थोड़ा देखिए, ये आपको आना चाहिए। मैं 8.4 कैसे निकालता हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 8.4 इस तरीके से, सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 2 जहाँ होता है 4, बचेगा 4, ये आया पॉइंट, तो पॉइंट तो ऊपर चला जाता है। अब ये आया 4, अकेला 4 नहीं आएगा, ऊपर से हमेशा 2 ही नंबर आते हैं, तो एक पॉइंट लग गया तो 0 में ले सकता हूँ, तो ये में 440 आएगा। ठीक है,
अब 2 और 2 होता है 4। अब मैं यहाँ पे कौन सा नंबर डालूं ताकि इसे सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 8, 8 से करूंगा तो इसका आंसर आएगा आपका 384। फिर माइनस करूंगा तो फिर मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 56। एक बार दो नंबर आते हैं तो 5600। अब क्या करूंगा, इस 48 में इस 8 को जोड़ूंगा, आंसर आएगा 56। अब यहाँ कौन सा नंबर डालूं ताकि इसे सॉल्व कर सकूं, तो मैं डालूंगा यहाँ पे 9, 9 यहाँ पे भी आएगा, उस 9 को डालूंगा तो आंसर आएगा 5121। माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा 479। ऐसे सॉल्व करते रहोगे तो आगे नंबर मिलता रहेगा। तो हमारे क्या आंसर आया 2.89। तो मैं यहाँ पे इसको रोक सकता हूँ। तो 2.89 अपॉन पे 100, तो क्या आंसर आएगा, 2 नंबर से पहले पॉइंट शिफ्ट कर दो, मतलब अगर पॉइंट अभी यहाँ पे है तो पॉइंट एक यहाँ शिफ्ट होगा और एक यहाँ शिफ्ट होगा, तो कितना आंसर आया 0.0289। तो 0.0289 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसको आप अप्रोक्स लिख लो, 0.029 भी तो लिख सकते हो 289 को। तो ये लिख दिया, क्या ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है सी से, तो इसका आंसर क्या है, सी इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे 45 क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो है हमारा स्मिता इज टू वीव 25 बास्केट्स इन 35 डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू वीव 110 बास्केट्स। स्मिता को 35 दिनों में 25 टोकरियां बुननी है, 110 टोकरियां बुनने में कितना दिन लगेगा। क्वेश्चन कहता है कि वही एक्स वाई वाला टेबल बनाते हैं, आसान तरीके से करते हैं सॉल्व। 25 बास्केट, टाइम लगा 35 दिन, बास्केट बढ़ गई 110, कितना टाइम लगेगा। भाई देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगर बास्केट बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इनवर्स प्रोपोर्शन लगाया था, इसमें लगाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होते हैं। इसमें कैसे करते हैं, इसमें क्या होगा, 25 बट्टे पे 35 बराबर पे 110 बट्टे पे मान लो x, सॉल्व करो, x की वैल्यू 110 गुना 35 बट्टे पे 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 5 से काटते हैं, 5 बच्चे 25, 5 सत्ते 35, फिर 5 से काटते हैं, 22 पंचे 110, तो 22 सत्ते कितना होता है 7 14 7 14 1 15, 154। तो 154 दिन लगेंगे इसको करने में, तो इसका आंसर क्या है ए 154। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लीजिएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन अलग चीज है। अगर आपके इस नंबर के बढ़ने के कारण ये नंबर भी बढ़ेगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और अगर एक बढ़ रहा है और एक घटेगा तो इनवर्स प्रोपोर्शन। तरीका मैंने आपको बता दिया दोनों करने का, माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन एक ना एक इनमें से जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ हमारा सेक्शन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी की तरफ, जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स करीम कम्स इन 16th पोजीशन फ्रॉम द टॉप, सो व्हाट इज हिज प्लेस ऑर्डर फ्रॉम द बॉटम। 49 विद्यार्थी की कक्षा में जो करीम है वो ऊपर से 16वें स्थान पर आता है, तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जितने टोटल में से जो उसका स्थान है उसको माइनस करो और बाद में एक को जोड़ दो, तो कितना आंसर आएगा, 49 में 16 जाएगा, उसका आंसर आएगा 33, और एक जोड़ दोगे तो कितना आंसर आएगा 34वें स्थान पर वो होगा, इसका आंसर क्या है बी, 34वां इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स है, 1 9 25 49 क्या 181, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 11 की पावर 2, तो क्या बचा 9 की पावर 2, कितना होता है 81, तो इसका आंसर क्या आया ए 81, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 48वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो क्या है देखते हम, 3 5 8 11 17 23, जो कुछ पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न क्या कहते हैं, इनके बीच में कितने गैप है, 2 का, 3 का, 3 का, 6 का और 6 का। कुछ मैचिंग हो रही है, नहीं हो रही है। अगर मैं इसको गैप 4 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप 5 हो जाएगा गैप। तो मैं क्या करूंगा, नंबर यहाँ इसमें होता है गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था 12, 12 होता तो इनके बीच में जो गैप होता वो होता 4 का, और इनके बीच में जो गैप होता 5 का, तो ये सीक्वेंस बन जाता। तो इसका आंसर क्या है 11, गलत है, इसका आंसर क्या है सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन, जो कि हमारा अरुण सेड दैट दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स ग्रैंडसन, व्हाट रिलेशनशिप डज अरुण हैव विद दैट गर्ल। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मेरी माँ का पोता मतलब मेरा बेटा, और उसकी पत्नी मतलब मेरी एक तरह से बहू, तो क्या है फिर मैं क्या हुआ उसका फादर इन लॉ, ससुर हुआ उसका मैं, तो इसका आंसर क्या है ए, फादर इन लॉ इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है उसकी तरफ। अ पर्सन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट
and then he turns towards south and walks 5 kilometers away. Then he turns to the west and walks 2 kilometers away, after which he turns to north and walks 9 kilometers. How far is he from the starting point? आइए बनाते चलते हैं इसको। एक व्यक्ति अब पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो पहली बात तो पूरब की ओर वो चला 2 किलोमीटर, ठीक। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, मतलब दक्षिण की तरफ आया और चला 5 किलोमीटर, ठीक। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चला, मतलब उत्तर की ओर मुड़ के 9 तक चला गया। तो अब वह अपनी आरंभिक दूरी से कितनी दूर है? आरंभिक उसकी क्या थी? ये। अभी कहाँ पहुंचा? ये। कितना अंतर है? 5 तो ये था, तो यहाँ क्या बचा? 4। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। इसका आंसर क्या है? सी, 4 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा कोयम्बटूर का प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है। कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हम आपके लिए और भी प्रीवियस ईयर पेपर लाएंगे। अभी आपने जल्दी में देखिए, आपके पास तीसरा ही प्रीवियस ईयर पेपर है जो हम इस टाइम पे करवा रहे हैं नए एडिशन से। ऐसे ही और भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास आएंगे। आपके लिए क्विज तैयार कर रखा है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे करना है आप सबको पता है, बस मैं हल्का सा आपको रिकैप बता देता हूँ कि उसमें कुछ क्वेश्चन सफल करके डाल रखे हैं। आपको क्या करना है, उनको अटेम्प्ट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने मार्क्स बढ़ाइए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा पेपर के लिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले जेनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा लोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला, ठीक है। और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे, ओके।